तो भारतीय संविधान के पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस तरीके से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसके बाद 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का एक्ट, किस तरीके से ब्रिटेन की संसद अब कंपनी को अपने आगोश में ले रही है, कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। और जिस तरीके से उन्होंने एक बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और एक थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो कंपनी के सदस्य हुआ करते थे, जिनकी संख्या 24 थी, उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। क्या बनाया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया। जिस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में उन्होंने राजनीतिक मामले तो अपने पक्ष में ले लिए और व्यापारिक मामले किसको दे दिए? डायरेक्टर्स को दे दिए, कंपनी को दे दिए कि कंपनी केवल और केवल अब भारत में व्यापार करने के लिए है, आप राजनीतिक मामले नहीं देखेंगे। तो राजनीतिक मामले, राजस्व का मामला सब अपने पास ले लेते हैं और व्यापारिक मामले उनको दे देते हैं और केवल एक प्रतिनिधि का काम करवाते हैं। किससे? कंपनी के सदस्यों से। लेकिन अभी तक ब्रिटेन की संसद पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाई थी कंपनी को, क्योंकि वहाँ की जो सेना यानी वहाँ के जो गवर्नर हुआ करते थे, उनकी नियुक्ति भी अभी तक कंपनी के हाथों में ही थी। तो केवल और केवल जो ब्रिटेन की संसद है अभी तक केवल कंपनी को नियंत्रित कर रही थी, लेकिन अब उनका मन था कि क्यों ना कंपनी के जो अंदर गवर्नर नियुक्त होते हैं, जो कंपनी के डायरेक्टर नियुक्त करते थे, अब वो ब्रिटेन की संसद द्वारा हो। तो ऐसे आने वाले समय में वो नियम और कानून आएंगे और वहाँ से वो क्या करेंगे, जो गवर्नर की नियुक्ति है वो अपने कंट्रोल ब्रिटेन की संसद में ले लेंगे वो, यानी वहाँ के जितने भी अधिकारी हैं। उसके बाद धीरे धीरे करते करते एक ओपन प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसको सिविल सर्विस कहते हैं। यानी वहाँ के अधिकारी बनने के लिए आपको एक ओपन परीक्षा, पहले क्या होते थे कि चयनित होते थे, उनका चुनाव होता था, सिलेक्ट किया, मनोनीत होते थे, लेकिन अब उसके लिए ओपन प्रतियोगिता होगी। और ये आने वाले कुछ सालों में अंग्रेजी सरकार, ब्रिटेन की संसद वो कर लेगी। स्टार्टिंग तो 1833 के चार्टर एक्ट में हुआ था, लेकिन इसको सफलता मिली उसके 20 साल बाद अगले अधिनियम में 1853 के एक्ट में। तो इन चीज़ों की हम शुरुआत करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है 1793 का। जब लॉर्ड कॉर्नवालिस आए थे 1786 में, तो उन्होंने कुछ शक्तियां ब्रिटेन की संसद से मांग की थी कि सेना का प्रधान अब नहीं होगा, सेना का प्रधान गवर्नर जनरल ही रहेगा। ये उन्होंने कुछ मांग करी, लेकिन कुछ समय के बाद उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर है 1793 में। उन्होंने अपनी शक्तियों को मांगा। वो पहले अमेरिका के अंदर सेनापति थे और जब वो भारत आए तो भारत में गवर्नर बनकर वो आए। उस समय 1793 की बात है, 86 में आए थे। उस समय मैसूर युद्ध चल रहा था। उस समय कौन चल रहा था? मैसूर युद्ध का समय था, इतिहास के समय, तो उसको भी ध्यान रखना है। और आपको पता है कि अब ब्रिटेन की संसद ने एक घोषणा कर दिया था कि जो भी युद्ध होंगे राजाओं से, भारतीय राजाओं से, और जो भी संधियाँ होंगी अब वो ब्रिटेन संसद की अनुमति से होंगे। यानी आपको अगर संधि करनी है तो ब्रिटेन की संसद से अनुमति लेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की संसद ने कह दिया कि जो भी आप क्षेत्र जीत चुके हो अब वो किसके अधीन है? ब्रिटेन संसद यानी ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। तो इसलिए आपको जो भी संधि करना है या जो भी युद्ध लड़ना है, अब किससे आप पूछोगे? ब्रिटेन की संसद से आप पूछोगे। तो 1793 की कंपनी में क्या हुआ? कंपनी को यह कहा गया था कि 20 सालों के बाद, हर एक 20 सालों के बाद उसका एक रिव्यू होगा, उसका ऑडिट होगा। तो 1773 के बाद 20 साल का समय आता है 1793। तो कंपनी के 20 वर्षों के लाइसेंस को फिर क्या किया गया? बढ़ाया गया। यानी पहला काम तो यही हुआ 1793 में कि कंपनी का कार्यकाल 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया। यानी अगला जो एक्ट आएगा वो कब आएगा? 1813। इसलिए हम 1813 पढ़ेंगे अगला।
देखो 1773 के बाद 20 साल जोड़ो, 1793 20 साल फिर जोड़ो, 1713 फिर 20 साल जोड़ो, 33 फिर 20 साल जोड़ो, 1853 और 1853। अब देखो कि 1853 आया, उस समय लॉर्ड डलहौजी है वहां पे, और 1857 में जब 1857 की क्रांति होगी तो उस समय ब्रिटिश क्राउन अपने अंडर कंपनी को ले लेगी और कंपनी को क्या करेगी, 1884 के आसपास उस कंपनी को खत्म कर देगी। समझ में आ गया? तो ये जो 20 साल का जो अंतराल है, 1773 से लेकर 20-20 साल का अंतराल है, ये कंपनी का लाइसेंस बढ़ाया जाता है, कंपनी को कुछ अधिकार पत्र दिए जाते हैं। बीच में 1781 आया, 84 आया, ये सब क्या आया, ये उसमें सुधार करने के लिए आए थे, इसलिए ये चार्टर एक्ट नहीं है, इसलिए बोला जाता है 1773 का क्या, रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग नाम क्यों पड़ा, क्योंकि वो नियंत्रण करने के लिए आ रहा था। 1793 का चार्टर एक्ट कह सकते हो आप इसको। इसमें कुछ अधिकार पत्र दिए गए, जैसे कंपनी को कितना बढ़ाया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। साथ ही साथ में 1813 में फिर कुछ ना कुछ होगा, उनकी चर्चा हम अगले क्लास इसमें करेंगे, अभी अगले टॉपिक में ही। तो 1793 में पहला क्या हुआ कि कंपनी का लाइसेंस क्या हो गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, और ब्रिटिश क्राउन के लिए जो कंपनी है वो अब राजनीतिक कार्य करेगी। क्या करेगी? हाँ, यानी आप यहां लिख सकते हो, जो क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन, अब राजनीतिक काम करेगी, ऐसा लिख दिया गया उसमें। तो आपसे पता चल गया कि पहले लिखा हुआ जो संविधान में कुछ चीजें लिखा जाता है तो वो इसलिए लिखा जाता है ताकि वो चीजें लिखी रहे और आने वाले समय तक के वो आगे रहे। तो आपको पता है कि जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक मामले दे दिए गए और कंपनी को क्या दे दिए गए, व्यापारिक मामले दे दिए गए। बोर्ड ऑफ कंट्रोल में कितने सदस्य हुआ करते थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले 6 सदस्य हुआ करते थे। कितने सदस्य हुआ करते थे? और उनका वेतन पहले ब्रिटेन से दिया जाता था। किससे? लेकिन इसमें अब क्या हुआ फैसला कि अब जो वेतन होगा वो भारतीय कोष से मिलेगा, यानी भारतीय राजस्व से मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वो भारत की तरफ से काम कर रहे हैं। यानी पूछा जाता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को वेतन कहां से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। इसमें एक और बनाया गया कि भारतीय सरकार, यानी जो कंपनी है वहां पे, आप सब भारतीय सरकार जो है, जो भारत में सरकार है अभी, भारतीय सरकार प्रति वर्ष खर्चा काटकर 5 लाख रुपए संसद को देगी, यानी ब्रिटेन को देगी। किसको देगी? इसमें यह नियम लाया गया, यानी भारतीय सरकार, जो भी उस समय सरकार थी, जो कंपनी की सरकार चाहे किसी भी सरकार हो, उस सरकार को प्रति वर्ष जो भी खर्चा काटने के बाद बचेगा उसमें से 5 लाख रुपए किसको देने पड़ेंगे? ब्रिटेन को देने पड़ेंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था 1786 में कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया था ज्यादा, कि सेना का प्रधान है, ठीक है। तो यहां पर स्पष्ट किया गया, वीटो पावर स्पष्ट की गई। यहां पर इसमें क्या किया गया? वीटो पावर को स्पष्ट किया गया। जो 1786 के एक्ट में जो शक्तियां गवर्नर जनरल को मिली थी कि सेना का प्रधान विशेष परिस्थितियों में निर्णय ले सकता है ना, उसको निरस्त कर सकता है, तो उस निर्णय को अब कौन सी विशेष परिस्थिति, अगर वो चाहे तो सबको विशेष परिस्थिति बना सकता था वो तो, लेकिन उन्होंने कहा कि एक ऐसा विशेष परिस्थिति जो भारत के अंदर होना चाहिए, आप उसी के निर्णय को निरस्त कर सकते हो। बाकी निर्णय कौन लेगा? ब्रिटेन की संसद लेगी। यानी यहां पर वीटो पावर को स्पष्ट किया गया। वो कौन से वीटो पावर था? लिखो,
पहला, शांति व्यवस्था के लिए आप कर सकते हो। अगर आप निर्णय लेना चाहो तो आप शांति व्यवस्था के लिए आप अपना निर्णय ले सकते हो। आप सुरक्षा व्यवस्था के लिए आप ये निर्णय ले सकते हो। यानी विशेष परिस्थिति जो वीटो पावर के लिए दी गई वो ये दिया गया कि आप सुरक्षा के लिए अपना निर्णय ले सकते हो। अगर सुरक्षा की बात आ रही है तो आप अपना निर्णय ले सकते हो, तो हटा भी सकते हो और ले भी सकते हो, दे भी सकते हो। सुरक्षा की बात आती है वहां दे सकते हो। प्लस एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर ब्रिटेन को फायदा हो रहा है, अगर ब्रिटेन को लाभ हो रहा है तो वो विशेष परिस्थिति में आप अपने चीजों को निरस्त कर सकते हो। ये उसमें कहा गया, ये इसमें कहा गया कि शांति, सुरक्षा, और अगर ब्रिटेन को लाभ हो रहा है उस निर्णय से तो आप उस निर्णय को हटा भी सकते हो और ले भी सकते हो। यानी वीटो पावर का मतलब है अगर कोई निरस्त कर रहा है तो अगर आपके निरस्त करने में अगर कंपनी को कोई फायदा है, ब्रिटेन की संसद को कोई फायदा है तो आप ये निर्णय ले सकते हो। ये उसमें स्पष्ट किया गया। यानी वीटो पावर को पहली बार किस अधिनियम के तहत स्पष्ट किया गया? 1793। वीटो पावर को कब स्पष्ट किया गया? 1700। लेकिन वीटो पावर दिया कब गया था? 1786 में। 1786 में दिया गया और स्पष्ट कब किया गया? 93 में। और एक बात और बटी यहां पर कि जो गवर्नर जनरल था उसको क्या दिया गया था? सेना का प्रधान। क्या बना दिया गया था? सेना का प्रधान बनाया गया था ना। और इस अधिनियम में उसको खत्म कर दिया गया। यानी सेना का प्रधान गवर्नर जनरल के पास से समाप्त कर लिया गया, पास से समाप्त कर दिया गया। यानी 1793 में कंपनी ने कुछ स्टेप्स उठाए। वो कौन से थे कि कंपनी को 20 वर्षों के लिए क्या बना दिया गया? आगे का अनुमति मिल गया कि 20 वर्षों तक आप फिर से काम कर सकते हो। अब क्राउन जो था वो राजनीतिक मामले देख रही थी, वो लिखित हो गया। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो राजनीतिक मामले देख रही थी उसमें जो 6 सदस्य थे उनका वेतन कौन देता था पहले? लेकिन अब कौन देगा? अब कौन देगा? भारतीय राजस्व से मिलेगा उसका पैसा। फिर जब राजस्व के लिए बात आई तो जो भी पैसा बचेगा, काट कर जो बचेगा उसमें से 5 लाख प्रति वर्ष किसको देने हैं? ब्रिटेन को देने हैं। फिर इस समय वीटो पावर को स्पष्ट किया गया कि आप सुरक्षा, शांति, व्यवस्था के लिए तो आप अपने निर्णय को निरस्त कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उसमें ब्रिटेन का फायदा हो रहा है तो भी आप ये चीजें निरस्त कर सकते हो। ये सारी बातें किसके अंदर थी? वीटो पावर 1793 के एक्ट के अंदर। और एक आखिरी बात कि जो सेना का गवर्नर जनरल को बना दिया गया था पहले, उसको यहां पर क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये 1793 के कुछ पॉइंट्स है जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सारे याद हो गए, समझ में आ गया। उसके बाद जब 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया तो अगला आता है 1813 का चार्टर एक्ट। लिखो तो अगला जो अधिनियम है हमारा चार्टर एक्ट है वो क्या है? 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। चलो यहां पर कुछ समझेंगे पहले। 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट समझने से पहले हमें थोड़ा सा ब्रिटेन और फ्रांस को समझना होगा। 1813 को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा? ब्रिटेन और फ्रांस को जब समझोगे तब आपको चीजें समझ में आएगी कि 1813 का चार्टर एक्ट में कौन कौन सी घटनाएं घटी, तो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए। समझना ध्यान से। यूरोप की बात करते हैं तो ये यूरोप है और यहां पर एक द्वीप है ब्रिटेन और इसके बीच में है इंग्लिश चैनल। ठीक है। 1800 समय की बात है, 1800 के आसपास औद्योगिकरण बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जो भारत या विदेश में, यूरोप में जो उद्योग धंधे थे वो कैसे बढ़ रहे थे? बहुत तेजी से बढ़ रहे थे। तो ब्रिटेन उसमें सबसे आगे निकल रहा था और फ्रांस भी था उसमें। तो ब्रिटेन क्या करता था? यहां पर व्यापार करने आते थे। यहां फ्रांस है, समझना ध्यान से। और फ्रांस में यूरोपियन कंट्री है इसलिए,
और यहाँ पर एक नेपोलियन नाम सुन, नेपोलियन का, तो नेपोलियन जो था वो फ्रांस का ही था। तो फ्रांस के अंदर में जितने भी कंट्रोल में राज्य आसपास के स्थान थे, जगह थे या देश थे, उन्होंने क्या करा, उन्होंने फ्रांस वालों ने क्या करा कि उन्होंने मना कर दिया कि आप अब ब्रिटेन से व्यापार नहीं करें, क्योंकि फ्रांस का युद्ध हो रहा था उस समय। फ्रांस का किससे युद्ध हो रहा था? ब्रिटेन से। अमेरिका के समय की बात है। तो वहां पर जब फ्रांस से युद्ध हो रहा था तो फ्रांस वहां पर कहीं ना कहीं नुकसान झेल रहा था। तो जो ब्रिटेन की कंपनी भारत में थी और जो ब्रिटेन की कंपनी यहां पर व्यापार करती थी वो अलग अलग थी। देखो, आपको मैंने बताया 1600 में एकाधिकार प्राप्त हुआ था ना। एकाधिकार का मतलब क्या है कि केवल एक कंपनी आएगी जो भारत में क्या करेगी, काम करेगी। एकाधिकार का मतलब यही है। तो एकाधिकार का मतलब कोई दूसरी कंपनी आ नहीं सकती। अब देखो, यहां पर दूसरी कंपनी आएगी यानी कुछ ना कुछ चीजें खत्म करेंगे। क्यों खत्म करेंगे? क्योंकि फ्रांस वालों ने मना कर दिया कि भाई हम आपसे व्यापार अब नहीं करेंगे। तो अब बताओ, जो यहां की अदर कंपनी है, जब यहां व्यापार नहीं होगा तो अपना काम धंधा कैसे लाएंगे? समझा गया? तो उन्होंने ब्रिटेन की संसद यानी क्राउन से आग्रह किया कि ऐसा कुछ हो जाए भारत के अंदर कि हमें व्यापार करने को अनुमति दी जाए। तो ब्रिटेन संसद ने देखा कि व्यापार में ऐसे कौन से मामले हैं जिससे हमें अधिक फायदा होता है, उनको तो अपने पास रख लिया और बाकी को कर दिया अनुमति फ्री। तो इसी समय 1813 की बात है। तो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी पहली बार कब दिया गया था? 1600 में, और 1813 में आंशिक रूप से एकाधिकार क्या हो गया? समाप्त हो गया। आंशिक रूप का मतलब है पूरे रूप से नहीं हुआ था। इसमें कुछ बातें थी कि क्या, कि चीन के साथ व्यापार तो कंपनी ही करेगी। चीन के साथ व्यापार कौन करेगी? कंपनी ही करेगी, कोई और नहीं जाएगा उसमें व्यापार करने के लिए, इंग्लैंड की कंपनी। और दूसरा, चाय का व्यापार, तो चाय का व्यापार और चीन के साथ व्यापार, ये दोनों के दोनों कंपनी ने अपने पास रख लिए और बाकी एकाधिकार दे दिया कि अब कंपनी में कोई भी कंपनी आएगी तो अपना व्यापार करेगी, लेकिन चाय का और चीन के साथ व्यापार नहीं कर पाएगी वो कंपनी। क्यों हुआ ऐसा घटना? क्योंकि फ्रांस वालों ने इंग्लैंड के कंपनियों को यहां पर व्यापार करने से रोक क्यों दिया? क्योंकि जब यहां मना कर देंगे तो यहां कोई सामान खरीदेगा नहीं। तो जब आर्थिक नुकसान पहुंचता है तो लोग छटपटाता है। और उसी में अंग्रेजों की साथ भी हुआ कि जब अंग्रेजों के व्यापारी लोग जब यहाँ व्यापार करने के लिए अब नहीं पहुँच पा रहे थे, नहीं व्यापार हो पा रहा था, तो उन्होंने आग्रह किया किससे? क्राउन से। और क्राउन ने फिर वहाँ पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया। तो कंपनी का एकाधिकार क्यों समाप्त हुआ समझ में आ गया? ये सब ध्यान रखना, ये सब पूछा जा सकता है। तो क्या पूर्ण रूप से अधिकार समाप्त हुआ? नहीं। कैसे हुआ? आंशिक रूप से हुआ। और पूर्ण रूप से 1820 वर्षों के बाद 1830 में पूर्ण रूप से कंपनी का व्यापार ही खत्म कर देंगे। ठीक है, एकाधिकार समाप्त कर दिया। ओके, और यहां से एकाधिकार आप समाप्ति कर देंगे पूरा पूर्ण रूप से। कब? 1833 में। तो क्या होगा आगे देखो। तो पहला पॉइंट क्या था कि एकाधिकार क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अगर यहां पर दो सवाल बनते हैं, लिखो पहला सवाल, आंसर में हमेशा टिक करना, उसको ध्यान से लिखना। पहला सवाल लिखो, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? पहला सवाल है, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार कब समाप्त किया गया? दो ऑप्शन है, 1813 या 1833। दूसरा लिखो बात, कंपनी का व्यापारिक
कंपनी का व्यापारिक अधिकार कब समाप्त किया गया है? 2 सवाल आ चुका है पेपर में, जहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं, आप नहीं करना। 1813 या 1833? देखो ध्यान से, मैंने बताया कि 1600 में क्या मिला और 1800 में क्या मिला, एकाधिकार क्या हुआ, और 1833 में व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। तो ध्यान देना, यहां पर एक शब्द है एकाधिकार, है ना, इस एकाधिकार को समाप्त कब किया गया था, और व्यापारिक कब खत्म किया गया, 33 में। तो ये 2 बातें ध्यान रखना, एकाधिकार कब समाप्त किया गया, 13 में, और व्यापारिक क्यों खत्म किया गया? उन्होंने कहा कि अब हमारे काम बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो आप कंपनी के जो काम करेगी अब व्यापार नहीं करेगी, क्योंकि व्यापार करने के लिए और कंपनी आ चुकी है भारत में, अब आप केवल राजनीतिक काम करें, मतलब अब हमारे साथ आप मिलकर काम करें। तब ना भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है उस समय। तो हर एक चीज के पीछे एक कॉन्सेप्ट है, एक चीज, एक कहानी है, उसको आपको समझना होगा, तो आपको पॉलिटी, इतिहास सब कुछ एकदम समझ में आ जाएगा, और एग्जाम में जब आप बैठोगे तो आपको कोई भी दिक्कत, किसी तरीके से कोई परेशानी नहीं होगा। तो अभी तक जो हमने कहानियां पढ़ी, चाहे इतिहास में, चाहे भूगोल, चाहे पॉलिटी, तो जो हमने पढ़ा वो सभी एक दूसरे से संबंध रखते ही पढ़ना है, ताकि आपको वो चीजें समझ में आए। तो एकाधिकार क्यों समाप्त किया गया? फ्रांस के लोगों ने ब्रिटेन की कंपनी से माल खरीदना बंद कर दिया, तो कंपनी ने गुहार लगाई कि हमें भारत में भी व्यापार करने का कुछ रास्ता दिखाइए। तो वहां से कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया गया, लेकिन कंपनी को जहां से फायदा हो रहा था, चीन के साथ और चाय के साथ, उसको रखा रहने दिया और बाकी चीजें खोल दिया गया। ये सारी घटनाएं क्रम से होती है। आगे लिखो, इन्होंने कहा इसमें कि 1 लाख रुपए, इन्होंने क्या कहा फिर, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष शिक्षा पर खर्च करेंगे। किस पर खर्च करेंगे? वो शिक्षा पर। क्यों? क्योंकि वो चाह रहे थे कि ब्रिटेन से जो हम लोग लाएंगे वो ज्यादा महंगा पड़ेगा, है कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना भारत के लोगों में ही शिक्षा को विस्तार किया जाए, और शिक्षा का विस्तार जब होगा तो यहीं से लोग हम हायर करेंगे, सस्ते मिल जाएंगे। तो कंपनी ने सोचा, और इसी समय की बात है, मदन मोहन मालवीय शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे निकलते हैं। और आपको पता है कि उस समय ब्रिटेन अंग्रेजी शिक्षा विस्तार पर थी, नए नए कॉलेज खुल रहे थे ना, तो ये उसी समय की घटना है। इसलिए उन्होंने शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का, आप बताओ ना, जब अंग्रेज यहाँ पर शिक्षा के लिए, हिस्ट्री में पढ़ा था ना हमने कि अंग्रेज जब शिक्षा के लिए कॉलेज बना रहे थे, सहायता कर रहे थे, उनको पैसे कहाँ से आ रहा था? तो वो कोई अपना गवर्नर तो लगाएगा नहीं। तो ब्रिटेन की संसद ने 1813 के एक्ट में ही कहा था कि हम 1 लाख रुपए प्रति वर्ष भारत की शिक्षा पर खर्च करेंगे, क्योंकि वहां से लोगों को लाना उनको महंगा पड़ रहा था। अगर भारत में ही लोग शिक्षित हो जाए और भारत में लोग अगर शिक्षा करेंगे, अंग्रेजी सीखेंगे, तो हमारा जो काम है वो आसान हो जाएगा, और हमें आगे से जो महंगा मिलने वाला है वो हमें सस्ते मिलेगा। तो यहां तक हमने देखा कि 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करने का फैसला ले गया। आगे लिखो, दूसरा यहां पर क्या किया गया? पहले क्या था? बंगाल, बंबई और मद्रास। यहां कौन है? बंगाल। यहां कौन है? बंगाल। यहां मद्रास और यहां बंबई। अभी किसके अधीन है? बंगाल के। अरे बंगाल के अधीन है ना अभी, तभी तो बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का बंगाल का गवर्नर जनरल है। देखो, गवर्नर का मतलब हो गया कि सिंपल एक, गवर्नर का मतलब क्या हो गया? सिंपल एक, अपने एक प्रांत के लिए। गवर्नर जनरल का मतलब हो गया बहुत सारों का हेड, बहुत सारों का क्या? हेड। तो गवर्नर जनरल है, अभी बंगाल का क्या है? और ये क्या है? गवर्नर है। बंबई और मद्रास से क्या है? गवर्नर है। और बंगाल में क्या है? यानी इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? अभी बंगाल का गवर्नर जनरल। तो प्रांतीय गवर्नर जो ब्रिटिश संसद से अनुमोदित कराना होगा, यानी अब उन्होंने, मैंने क्या कहा था कि अब वो क्या करेंगे? जो गवर्नर है, जो पहले कंपनी लगाती थी, अब वो कौन लगाएगी? अब ब्रिटेन की संसद। यानी अगर कोई गवर्नर को नियुक्त करना है कहीं के लिए,
तो अब ब्रिटेन की संसद से पास करवाना होगा, संसद से अनुमोदित करना होगा कि हाँ संसद में जो गवर्नर है, अरे जो भारत में गवर्नर है पहले कौन नियुक्त करता था? कंपनी के जो 24 सदस्य थे वो नियुक्त करते थे। लेकिन अब क्या होगा कि जो अब गवर्नर होंगे वो कौन नियुक्त करेगा? अब संसद से पास होंगे, संसद के थ्रू आएंगे वो सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर ये बात लिख लो, बात प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे, प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे, प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे ब्रिटिश संसद से, प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे, प्रांतीय गवर्नर जो विधि बनाएंगे उसे ब्रिटेन संसद से अनुमोदित करवाना होगा। यानी अगर मान लो, देखो ब्रिटेन की संसद से क्या करना होगा? अनुमोदित मतलब पास होता है, अनुमोदित, अनुमोदित करवाना होगा। देखो आपको पता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, कौन है? ये विधि बनाता था अपना, ये गवर्नर अपना बना सकता था, ये भी अपना बना सकता था। तो पहले इनके पास ही शक्ति थी कि भाई ये अपना विधि बना सकते थे। और अभी आने वाले समय में ये भी होगा, आने वाले समय में, कि इसी समय की बात है कि जब गवर्नर भी कौन नियुक्त करेगा? संसद। देखो अभी किस पर शिकंजा कस रही है? अपने कानून बनाने पर। और उसी शिकंजे से क्या करेगा? गवर्नर को भी अपने पास ले लेगा, तभी ना उसकी कंपनी जो संसद के लोग हैं तभी ना उसको अपना काम कर पाएंगे। तो धीरे धीरे करके वो हर चीजों को अपने ले रहे हैं। पहले उसने कंपनी को लिया, गवर्नर को बोला कि हम अब रूल करेंगे, रेगुलेट करेंगे। जब गवर्नर कंपनी आई तो उन्होंने कंपनी के सदस्यों को नियंत्रण करने के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया तो वहां पे कुछ गवर्नर को पावर दे दिया सदस्य बनाकर। जब गवर्नर को पावर दे दिया गया तो अब गवर्नर को पावर दिया तो बना कि आप विधि बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब विधि जो बनाओगे वो अब किससे अनुमोदित करना होगा? ब्रिटेन संसद से। और इसी समय की बात है जब गवर्नर भी इनके अधीन हो जाएंगे। तो कैसे उन्होंने अपने चीजों को फैलाया धीरे धीरे करके ब्रिटेन की संसद ने। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना कि जो विधि बनाएंगे, चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये, तीनों जब विधि बनाएंगे तो किससे अनुमोदित करवाना होगा? ब्रिटेन की संसद से। आगे पॉइंट लिखो। और इसी समय सम्राट की अनुमति से, किसकी अनुमति से? सम्राट की अनुमति से प्रांतीय गवर्नर, प्रांतीय गवर्नर प्लस गवर्नर जनरल की नियुक्ति होगी। नियुक्ति कौन करेगा अब इनकी? देखो नियुक्ति भी संसद करेगी, यानी सम्राट करेगी, ब्रिटेन की संसद। और विधि जो बनाएंगे गवर्नर वो भी कहां से पास होगा? संसद से पास होगा। तो ये इसमें प्रावधान किया गया, ये इसमें क्या किया गया? प्रावधान किया गया। यहां से ब्रिटेन की संसद को, देखो ब्रिटेन की संसद ने कैसे कंट्रोल कर लिया है उस कंपनी पर, और उस कंपनी को कंट्रोल करते करते गवर्नर को भी नियुक्ति खुद करने लगा। जो गवर्नर विधि बनाते थे उनको भी संसद से अनुमोदित करवाने लगे, यानी कंपनी का रोल ही खत्म कर रहे हैं वहां से। अब जो कंपनी के 24 सदस्य जिनका शेयर होल्डर है उनका रोल ही धीरे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि उनको व्यापारिक मामले के लिए दिया गया था, तो व्यापार करने के लिए उनको उकसाया जा रहा है, लेकिन धीरे धीरे वो खत्म कर दिया जा रहा है। 1833 में सारा चीज खत्म कर दिया जाएगा। तो 1813 के अंदर कौन कौन सी घटना घटी? 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्चा होगा। किस पर? जो भी गवर्नर है, जो विधि बनाएंगे उसको कौन पास करेगा? संसद पास करेगी। सम्राट नियुक्त करेगा। गवर्नर कौन है? गवर्नर जनरल कौन है भारत का? कौन नियुक्त करेगा? कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। कंपनी का क्या समाप्त कर दिया गया कि चीन के साथ और चाय का जो व्यापार है वो बना रहेगा, बाकी सारी चीजें कर सकता है कोई भी। तो इस तरीके से हमने देखा कि 1813 का अधिनियम, चार्टर एक्ट किस तरीके से लगा। अगला आएगा 1833 का अधिनियम, वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।